गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? हेलो, हाय फैमिली। आप लोग आज हम लोग एक अदर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और टॉपिक है स्पेस सस्टेनेबिलिटी। कल हम लोगों ने एक बहुत ही रुचिकर टॉपिक पे डिस्कस किया था, कमिंग फ्रॉम चीता नामीबिया टू इंडिया। चीता पे हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर दिया था, कैसे प्रश्न उठेंगे कैसे नहीं प्रश्न उठेंगे। और आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो अंतरिक्ष से रिलेटेड है। साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट के दृष्टिकोण से, यूपीएससी, पीसीएस, अदर एग्जाम्स के लिए और जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए, इवन बच्चों के लिए भी। आज का जो टॉपिक रहेगा स्पेस सस्टेनेबिलिटी। आइए हम लोग बिना किसी देरी के चलते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, एक बात सुनते होंगे, व्हाट इज़ दिस सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या है? इन्वायरमेंट पढ़ते होंगे तब भी सस्टेनेबिलिटी सुनते होंगे, और इकॉनमी पढ़ते होंगे तब भी सस्टेनेबिलिटी सुनते होंगे, इन्वायरमेंट पढ़ते होंगे तब भी सस्टेनेबिलिटी सुनते होंगे। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते होंगे उसमें धारणीयता शब्द को सुनते जरूर होंगे। ये धारणीयता क्या है, क्या नहीं है, सस्टेनेबिलिटी होता क्या है, आप एग्ज़ाम देते होंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न को पाते होंगे। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब आप ये समझ लीजिए, सस्टेनेबिलिटी, व्हाट इज दिस सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि पूर्व की व्यवस्था को चलते जाना। पूर्व की व्यवस्था का मतलब आप लोग अलग अर्थ में मत लीजिए, मैं पॉजिटिव तरीके से बोल रहा हूँ। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है धारणीयता, कंटिन्यूटी, सात्यता, लगातार उन चीज़ों को चलना। जैसे हमने कहा कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो भौतिकतावादी है, अति भौतिकतावादी, लालची प्रवृत्ति है। यह जितना पाता है उतना ही कम इसको लगता है। तो इसी संदर्भ में ये कॉन्सेप्ट उभर करके आया, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी क्या है। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है जैसे पृथ्वी के अंदर जो भी खनिज संसाधन दबे हुए हैं, पेट्रोल, कोयला, जीवाश्म ईंधन वगैरह, इसके अलावा जो आर्थिक दृष्टि से खनिज संसाधन दबे हुए हैं, मनुष्य को उपयोग में लिए जितनी चीज़ें चाहिए उससे ज़्यादा हमारी पृथ्वी देती है। महात्मा गांधी का एक कथन है कि प्रकृति हमें वो सब कुछ देती है जिसकी हमें आवश्यकता है, लेकिन प्रकृति हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकती। तो इस हिसाब से क्या हुआ, अब इतना देखो कि जो पृथ्वी के अंदर खनिज संसाधन है दबे हैं, वो हम लगातार यूज करते चले जा रहे हैं, यूज करते चले जा रहे हैं। आज कंडीशन ये आ गई है कि प्रदूषण लेवल, खनिज संसाधन सब इंडो होता चला जा रहा है। आज हमको प्रदूषण के लिए सौर ऊर्जा और वगैरह वगैरह पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस संसाधन को जो पृथ्वी अपने गर्भ में दबाए है, जो इन्वायरमेंट संतुलन के लिए आवश्यक है, उसको लगातार जारी रखना। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी वो सब देखने के लिए तरस जाए। इसीलिए सस्टेनेबिलिटी का नाम दिया गया। मतलब जो चीज़ें हैं उसको बचाए रखना, बचाते हुए उतना ही उपयोग करना जितनी हमारी आवश्यकता है, और आगे के लिए उसको छोड़ देना। हम जिस पीढ़ी में जी रहे हैं, हमारी जितनी आवश्यकता है हम उतना लें। वृक्षों से हमको लकड़ी की आवश्यकता है, अगर हम वृक्ष से लकड़ी लेते हैं, एक वृक्ष काटते हैं तो 10 वृक्ष लगाएं, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो उन वृक्षों को देख सके, विलुप्त न हो सके। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कंटिन्यूटी, सात्यता। जो चीज़ें चल रही हैं वो लगातार चलें, जो चीज़ें बची हैं वो बची रहें, आगे पीढ़ी उसका यूज करे। इसी संदर्भ में निकल करके आया स्पेस सस्टेनेबिलिटी, अंतरिक्ष सस्टेनेबिलिटी। अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष का मतलब होता है कि पृथ्वी से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित वायुमंडल को अंतरिक्ष कहा जाता है। 10,000 किलोमीटर तक जब आप पृथ्वी की सतह से देखेंगे माइक्रो से, तो कोई न कोई जीवाणु मिल जाता है। और 10,000 किलोमीटर तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब अगर 10,000 किलोमीटर ऊंचाई से कोई वस्तु पृथ्वी पर छोड़ी जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी पर आ जाएगी। लेकिन अगर 10,000 किलोमीटर के ऊपर से छोड़ी जाए तो वो नहीं आएगी, वो वहीं अंतरिक्ष में तैरती रहेगी। तो अंतरिक्ष का मतलब ये हुआ। अब अंतरिक्ष सस्टेनेबिलिटी,
अंतरिक्ष आप समझ गए, सस्टेनेबिलिटी का मतलब समझ गए। हुआ क्या है कि जब से औद्योगिक क्रांति आई 17वीं शताब्दी के बाद से, इसके पहले अंतरिक्ष अंतरिक्ष था मगर मानवों का हस्तक्षेप नहीं था। हो क्या रहा है कि मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण हर जगह विकृति पैदा हो रही है, क्योंकि मनुष्य जब कोई वस्तु पा जाता है तो उसका अधिकतम से अधिकतम उपयोग करता है। तो इसी संदर्भ में अंतरिक्ष में जो पृथ्वी की कक्षा है, आप लोग टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जब स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे पृथ्वी की कक्षाएं होती है, निम्न कक्षा, भू स्थिर कक्षा, मध्यम कक्षा, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। तो जो कक्षाएं होती हैं वहाँ पर मनुष्य अपने उपयोग के लिए ग्रहों को, जो मानव निर्मित उपग्रह हैं, वो भेजे जाते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अंतरिक्ष किसी एक देश का है। अंतरिक्ष पर सभी देशों का बराबर का अधिकार है। पूरी पृथ्वी ही अंतरिक्ष की है। तो अब जैसे कोई देश, शुरू में अमेरिका और रसिया थे, धीरे 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 डेवलप आया, सारे देश बढ़ते गए। तो जब सारे देश बढ़ रहे हैं, सारे देश बढ़ते चले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रयोग करेंगे। तो इस हिसाब से पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों की भरमार हो जाएगी। और जब पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों की भरमार हो जाएगी तो जाहिर सी बात है अंतरिक्ष में बहुत कुछ ग्रह, उपग्रह, टुकड़ा, क्षुद्र ग्रह, आप जो बेल्ट देखे होंगे बृहस्पति और शनि के किनारे छल्ला वगैरह टहलता रहता है। अब अगर कोई टुकड़ा या अंतरिक्ष का किसी मानव निर्मित उपग्रह से टकरा गया तो सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। आप लोग आए दिन समाचार में सुनते होंगे कि कोई क्षुद्र ग्रह या कोई टुकड़ा पृथ्वी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग तरह तरह से वीडियो भी डालते हैं कि पृथ्वी का अंत करीब आ रहा है वगैरह वगैरह। साइंस भी इस पर मौन रहता है। तो अगर पृथ्वी का जो वायुमंडलीय क्षेत्र है, जो कक्षीय क्षेत्र है, अगर उसमें कोई अदर उपग्रह टकरा गया मानव द्वारा छोड़े गए उपग्रह से जो चक्कर लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो अब हम, जैसे क्यों बिगड़ेगी, जो ये आप देख रहे होंगे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, दिस इज एन दिस इज एन अर्थ। अब ये जो आप देख रहे होंगे, ये उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो इस रॉकेट के द्वारा ये छोड़े गए हैं, ठीक है। अब इस रॉकेट के द्वारा जब ये छोड़े गए हैं तो ये पूरी पृथ्वी की कक्षा को भर चुके हैं। अब इसमें इनके पास चलने का टाइम नहीं है। चलने का टाइम का मतलब कि चलने की जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। देयर इज़ नो स्पेस वॉकिंग टू जो उपग्रह हैं। अब हो क्या रहा है, जैसे आप सड़क पे चलते हैं शाम के टाइम, जहाँ पर बहुत क्लाउड होता है, तो वहाँ पर पैदल चलना भी मुश्किल होता है। ठीक इसी तरीके से पृथ्वी की कक्षा जब आप वीडियो में देखेंगे या नेट पर देखेंगे तो इसी तरीके से आपको दिखाई देगा। तो अब जैसे कोई उपग्रह चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है, अब टकरा गया, और टकराने के बाद कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, कितना कुछ विनाश होगा, इससे तरह तरह की संभावनाएं हैं। अब जब टकरा रहा है तो स्पेस सस्टेनेबिलिटी का मतलब आप समझ गए। अब स्पेस सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये संदर्भ में टॉपिक आया क्यों, क्योंकि काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि टकराव की जो संभावना है वो बढ़ रही है। जो कृत्रिम उपग्रह के रेडियो फ्रिक्वेंसी हैं वो बढ़ रहे हैं। जैसे स्पेस सस्टेनेबिलिटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, पृथ्वी की कक्षीय वातावरण में उपग्रहों की संख्या 3 गुना से ज़्यादा हो चुकी है। जो पृथ्वी की कक्षा है, ये इस वातावरण में जो छोड़े जा रहे हैं कृत्रिम उपग्रह, वो आज की डेट में 3 गुने से ज़्यादा, लगभग 4 से 5 गुना हो चुकी है। अब जब कोई किसी स्थान पर एक पिंड रखने की आवश्यकता है, मैक्सिमम आप 5 रख सकते हो, इसमें 20 आ जाएँ तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्था बिगड़ेगी। अब इसके बाद जब 3 गुने से अधिक ग्रह आ गए हैं तो वहाँ पर क्या हुआ, रेडियो फ्रिक्वेंसी टकरा जाती है। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आने वाली है वो, उसमें विकृति आ जाती है। विकृति आने का मतलब कि रेडियो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जो है सही तरीके से नहीं मैच कर पाता है और टकराने की संभावना अलग है। और अगर कोई ग्रह दूसरे ग्रहों से टकराया तो उससे युद्ध की संभावना है। क्यों? क्योंकि कोई देश, ये आजकल तो जासूसी उपग्रह आ रहे हैं, अगर कोई ग्रह नष्ट हो गया तो दूसरा देश उस पर इल्ज़ाम लगाएगा कि इन्होंने तो मेरा उपग्रह नष्ट कर दिया, अब हम भी नष्ट करेंगे। इस तरीके से एक भागा दौड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इन सब संभावनाओं को बचने के लिए स्पेस सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, और आज से नहीं आया, आज से 4 ईयर्स बिफोर आया था, 4 साल पहले आया था। तो इस हिसाब से ये रेडियो फ्रिक्वेंसी का टकराव और वगैरह वगैरह, ये तो मानव निर्मित हुआ। लेकिन जो नेचर है,
आपको एक चीज़ जान के ताज्जुब होगा, अगर नेचर कोई वस्तु या नेचर किसी व्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न करता है तो वह खुद ही संतुलन कर देता है। ऐसा तो है नहीं कि जब से मानव नहीं है इसके पहले सौर चुंबकीय प्रभाव नहीं था, लेकिन वो अपने हिसाब से सही हो जाता था। लेकिन आज की व्यवस्था में सौर चुंबकीय प्रभाव अधिक व्यापक रूप से फैल रहा है। क्यों? ओजोन की लेयर, उसके बहुत सारे कारण हैं। जब हम लोग उस टॉपिक को कवर करेंगे तो देखेंगे। तो कार्बन पदचिह्न है। तो इस हिसाब से अलग अलग तरीके से जो फ्रिक्वेंसी है और उपग्रहों में जो टकराने की संभावना है, वो एक व्यवस्था गड़बड़ा रही है। इसके लिए स्पेस सस्टेनेबिलिटी का सबमिट किया गया 4 साल पहले। लेकिन अभी हाल ही में लंदन में यूके के द्वारा वर्ल्ड सिक्योरिटी फोरम की तरफ से ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि स्पेस सस्टेनेबिलिटी को लाया गया। स्पेस सस्टेनेबिलिटी लाने का उद्देश्य क्या था कि स्पेस कंटिन्यूटी यानी स्पेस सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना। स्पेस सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने से क्या आशा है? क्योंकि जो ये लंदन में सबमिट हुआ था उसमें यूके ने कहा कि भाई स्पेस है, सबका अधिकार है। अब सबका अधिकार होने के कारण हर देश अपना अपना देख रहे हैं और ग्रह पे ग्रह, उपग्रह पे उपग्रह छोड़े जा रहे हैं। उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह छोड़े जा रहे हैं। और जब उपग्रह छोड़े जा रहे हैं तो उनसे व्यापक मात्रा में टकराव की संभावना या वहाँ पर अंतरिक्ष मलबा, उस पर आते हैं। अंतरिक्ष मलबा क्या होता है? तो बढ़ जाती है। अब बढ़ने के कारण जो उपग्रह आपस में टकराएंगे उनसे पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उनसे व्यापक रूप से आर्थिक नुकसान और तरह तरह की संभावनाएं व्याप्त हो जाएंगी। तो इस हिसाब से उस मलबे को हटाने के लिए, कक्षीय संचालन को सही तरीके से चलने के लिए, जो उपग्रह सेवाएं दे रहा है उसको सही तरीके से करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया, स्पेस सस्टेनेबिलिटी। अब स्पेस सस्टेनेबिलिटी को लाने का जो उद्देश्य था वो ये था। इसको जो है यूके का जो चौथी सबमिट हुई थी लंदन में, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुई थी स्पेस सस्टेनेबिलिटी? अभी हाल ही में लंदन में यूके वर्ल्ड सिक्योरिटी फोरम के सहयोग से हुई थी। जो अंतरिक्ष मलबा अपशिष्ट था उसको कम करना इसका उद्देश्य था। अंतरिक्ष सततता को बढ़ावा देना, जैसा मैंने बताया। अब इसका एक अदर उद्देश्य था बीमा योग्यता या लाइसेंसिंग वाणिज्यिक उपग्रह के विनियमन के लिए वैश्विक ढांचा प्रदान करना, एक ऐसी स्थिति बना देना, एक ऐसा ढांचा प्रदान कर देना, एक ऐसा रास्ता दे देना जिससे कि उस मार्ग पर जाएं और कोई व्यवधान ना आए। बीमा दे देना, आर्थिक संसाधन दे देना, उनको जो है लाइसेंस दे देना, या उनकी प्रक्रिया को जटिल बना देना या सस्ता कर देना, उसमें तरह तरह के आयाम आते हैं। तो इस तरीके से जब कोई वैश्विक ढांचा बन जाएगा, एक साझेदारी बन जाएगी, तो ये जो अंतरिक्ष मलबा है ये केवल एक ही जगह नहीं नुकसान करता, बहुत सारे इसके नुकसान हैं। तो ये अंतरिक्ष मलबा कम से कमतर होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ये कम से कमतर होता चला जाएगा। तो जो उपग्रह का सेवा है, उपग्रह का संचालन है, उपग्रह की गति है, कक्षीय सेवाएं हैं, वो बाधित नहीं होंगी। जो रेडियो सिग्नल आता है, फ्रिक्वेंसी आती है, वो हमारी सेवाएं बाधित नहीं होंगी। तो इस हिसाब से इसकी, और इसका एक रीजन और था कि आजकल हर देशों में जो डेवलप हैं, जो डेवलपिंग हो रहे हैं, जो स्टार्टअप देश हैं जिसमें स्टार्टअप इंडस्ट्री लाई गई है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में वो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। छोटे छोटे पेलोड लॉन्च करना, छोटे छोटे उपग्रह बना करके लॉन्च करना, सैटेलाइट बनाना इत्यादि हैं। तो उनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए कई ऐसे देश हैं जो उपग्रह बना लेते हैं किंतु उसकी लागत बहुत ज़्यादा है, वो नहीं कर पाते हैं, तो वो दूसरे देशों करवाते हैं। भारत इस श्रेणी में नंबर 1 है, क्योंकि भारत की जो प्रक्षेपण क्षमता की लागत है वो बहुत कम है। पीएसएलवी रॉकेट से करता है। अभी हम लोग जब रॉकेट साइंस पढ़ेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, बहुत विधिवत पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से जो अन्य देशों के संसाधन आ रहे हैं, जो अन्य देश उभर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में, उनके लागत को कम करने के लिए और अंतरिक्ष मलबे अपशिष्ट को हटाने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट लाया गया यूके। तो इस हिसाब से ये आपने देखा। अब एक चीज़ कि भारत, इसका स्थान क्या है? भारत में भी तो अंतरिक्ष मलबा है, क्योंकि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत ही आगे है। ठीक है, तो अब भारत का क्या स्थान है? जैसे भारत का इसरो, आप जानते हैं कि भारत का इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करता है। अब इसरो ने एक कॉन्सेप्ट लाया। क्या कॉन्सेप्ट था और लाया क्यों? प्रोजेक्ट नेत्रा। इंडिया
जो है प्रोजेक्ट नेत्रा लेकर के आया। प्रोजेक्ट नेत्रा का कार्य है अंतरिक्ष मलबे को हटाना, अंतरिक्ष मलबे को कम करना। ये भारत का है, ठीक है। तो अब इसके बाद, इस प्रोजेक्ट के बाद, जिसे अंतरिक्ष मलबा को हटाना, अब इंडिया और यूएसए, जो इंडिया और यूएसए है, 2+2 डायलॉग होता है। अब 2+2 डायलॉग में एक कॉन्सेप्ट आया स्पैडेक्स। स्पैडेक्स क्या है? स्पैडेक्स एक डाकिंग सेवा है। डाकिंग सेवा का मतलब जो सेवाएं देता है, जैसे डाक होता है ना, पत्र पहुंचाता है घर पे, वैसे स्पैडेक्स। स्पैडेक्स जो है 2+2 वार्तालाप में भारत और अमेरिका के द्वारा लाया गया था। इसका क्या कार्य है? इसका कार्य जो है यहाँ पे लिखा गया है, कक्षा में सेवा को बढ़ाना, पुनः ईंधन भरना, अन्य सेवाएं। कक्षा में सेवा को बढ़ाना, कक्षा में सेवा का बढ़ाने का मतलब है कि उपग्रह की सेवाएं जो कम होती हैं उसको अधिक कर देना। वो कैसे करते हैं अभी उस पर आते हैं। अंतरिक्ष मलबे अपशिष्ट को कम करना, उनको हटा देना, और अन्य प्रकार की सेवाएं, संघर्ष न हो, पारदर्शी व्यवस्था हो, कोई किसी की जासूसी न कर पाए, इस तरीके की अन्य सेवाएं। तो हमने अभी बताया कि उपग्रह की सेवाएं कैसे बढ़ती हैं। कोई भी जैसे मनुष्य होता है, उसका जीवन काल किस पे निर्धारित होता है? हार्ट पे। अगर हार्ट फेल हो गया तो मनुष्य गया। गाड़ी का जो इंजन अगर खराब हो गया तो गाड़ी नहीं चलेगी। अगर कोई भी वस्तु होती है, उसका जीवन काल एक विशेष पदार्थ की वजह से निर्धारित होता है। ठीक इसी तरीके से उपग्रह होता है। उपग्रह में लिथियम आयन बैटरी होती है। लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने के लिए आप देखते होंगे कि जो उपग्रह होते हैं उसमें इस तरीके से सोलर पैनल भी लगे होते हैं, और इन सोलर पैनलों का कार्य होता है उस बैटरी को चार्ज करना। किसी भी उपग्रह का जो जीवन कार्य होता है, जीवन अवधि होती है, वो लिथियम आयन बैटरी पर डिपेंडेंट होती है। और लिथियम आयन बैटरी एक हिसाब से बनाई जाती है, वो तभी तक रहती है जब तक उसका पावर रहता है, और वो बनाने वाला डिपेंड करता है कि कितना पावर का वो चाहिए, कितना पावर का नहीं चाहिए। जैसे किसी उपग्रह की 7 साल की अवधि है, 5 साल की अवधि है, 10 साल की, 12 साल की, इस हिसाब से उपग्रह की अवधि होती। आप पढ़ते होंगे करंट में, या देखते होंगे कि भारत ने कोई नया उपग्रह लॉन्च किया, तो वो उपग्रह जो पिछला था उसका ये भी पढ़ते होंगे कि उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, उसी के स्थान पर ये लॉन्च किया गया। तो वो लिथियम आयन बैटरी उसकी होती है जीवन अवधि के लिए, वो उस पर डिपेंडेंट करती है। अब लिथियम आयन बैटरी अगर ख़त्म हो गई उसकी पावर, तो वो उपग्रह उसी कक्षा में या उस कक्षा से बाहर टहलता रहता है, या उसी कक्षा में टहलता रहता है। अब सोचिए, पूरे वर्ल्ड के लोग, पूरे वर्ल्ड के देश, जितने भी 200 से ऊपर कंट्री हैं, उसमें से जितनी भी कंट्री स्पेस में कार्यरत हैं, उपग्रह लॉन्च करती हैं या उनके उपग्रह हैं, तो सारे के उपग्रह ऐसे होंगे, एक टाइम पीरियड के बाद वो टहलेंगे, तो आपस में टकराने की संभावना है। और जिस दिन ये आपस में टकराए उस दिन पृथ्वी की सारी सेवाएं बाधित, क्योंकि आज का जो ह्यूमन है टोटली ह्यूमन प्लस इंटरनेट हो चुका है। क्योंकि अगर इंटरनेट नहीं है, लाइट नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो आज के युग में ह्यूमन का कोई विशेष महत्व नहीं है। सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हैं, सारी व्यवस्थाएं इंटरनेट है। तो इस हिसाब से उसी व्यवस्था को हटाने के लिए ये स्पेस सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट को लाया गया, ताकि स्पेस में किसी तरीके का संघर्ष की स्थिति व्याप्त ना हो। ये कॉन्सेप्ट था स्पेस सस्टेनेबिलिटी का। अब ये टॉपिक जो साइंस का था, स्पेस सस्टेनेबिलिटी, पूरी तरीके से एंड हुआ। अब इसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक पे कवर करेंगे। इसी तरीके से हम लोग करंट के जो नए नए डेली जो न्यू टॉपिक है, एजुकेशन से संबंधित इत्यादि वगैरह से संबंधित, उसको हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा हिस्ट्री का होगा, या अदर करंट का जो भी इशू होगा नया, उस पर होगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो जिन बच्चों के पास संसाधन नहीं है, वो लोग भी चीज़ों को समझें और अदर बच्चे भी समझें। थैंक्स बच्चों, ए लॉट ऑफ थैंक्स।